sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. नमस्कार, मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। चिकित्सा पेशा एक पवित्र सेवा माना गया है, जहां डॉक्टर ईश्वर का देवदूत बनकर मरीज की सेवा करते हैं और मरीज स्वस्थ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो चिकित्सकीय सेवा में अपना फर्ज तो निभा ही रहे हैं, वहीं समाज सेवा में भी उनका बड़ा योगदान है। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करना, वहीं रक्तदान करके दूसरों की जिंदगी बचाना जैसे पुनीत कार्य भी डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। उनमें से संजय गांधी अस्पताल के शिशु रोग विभाग की सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर HP सिंह, मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश पटेल से खबर आप तक की टीम ने विशेष बातचीत की। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK त्रिपाठी ने भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ICCU स्टाफ एवं कैथ लैब टेक्नीशियन को CPR की तकनीकें सिखाई। जैसा कि 1 जुलाई को हर वर्ष पूरे देश भर में डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पटेल जी, जो संजय गांधी अस्पताल में वरिष्ठ मेडिसिन विशेषज्ञ हैं और चिकित्सा सेवा के साथ साथ आप कई सामाजिक गतिविधियों में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। आज उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है। थैंक यू TP। मुझे बहुत खुशी है कि एक तो आप पूछने आए, पहली बात डॉक्टर्स को भी अच्छा लगा। मुझे वैसे भी डॉक्टर्स की वाकई में समाज में हमेशा से काफ़ी अच्छी वो रही है। इसीलिए तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सिंगरौली बैठन में मैं रहता था वहाँ, तो वहाँ 2-3 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर RB सिंह, डॉक्टर बद्री सिंह, एक डॉक्टर सोनी थे। ऐसे 2-3 नाम थे जिनको पूरा इलाका लगभग जानता था। वहाँ के कलेक्टर का नाम भले ही कोई न जानता रहा हो, पर डॉक्टर का नाम ऑलमोस्ट लगभग सब लोग जानते थे। तो निश्चित तौर पर एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है और जो लोग इस विधा से जुड़े हैं उनके लिए गर्व की बात है कि लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि समाज ने बहुत कुछ डॉक्टरों को दिया है, हमेशा उनको अच्छी रिस्पेक्ट दी है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि अर्थ के मामले में बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बहुत आगे होंगे, लेकिन जो समाज में एक विश्वास की बात करें, आज भी समाज में जो व्यवसाय के मामले में या किसी भी विधा के मामले में अगर सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते होंगे तो मुझे लगता है कि आज भी लोग डॉक्टरों पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो मैं मानता हूँ ये डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस विश्वास को बना कर रखें। और ये जिम्मेदारी एक नैतिकता से आती है। इस जिम्मेदारी के लिए आप ऐसा नहीं है कि उसको आप किसी से कह देंगे कि आप जिम्मेदार हो जाइए तो वो जिम्मेदार हो जाएगा। हर विधा में जिम्मेदारी हमेशा नैतिकता से आती है। और आप किसी फील्ड में देख लें, ये एक और बात ये है TP कि मैं मानता हूँ देश को बढ़ाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए हर विधा के लोगों का नैतिक होना ज़रूरी है। आप पत्रकार हैं, अगर आप अनैतिक हो जाए सपोज करिए, तो आप बहुत सारी सही चीज़ों को भी गलत तरीके से पेश करके जनता के मन में आप गलत इंप्रेशन बना देंगे उसी चीज़ का जो सही हो सकती थी। तो मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपनी विधा के साथ सही नहीं, न्याय नहीं करूँगा, मैं अनैतिकता में रहूँगा, तो मैं लोगों के न जानते हुए भी उनका नुकसान करता रहूँगा। हर तरह से उनका आर्थिक नुकसान कर सकता हूँ या किसी भी तरह का उनका शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये नैतिकता जो है हमें संस्कार से मिलती है, हमें हमारे परिवेश से मिलती है और हमें हमारे अंदर से मिलती है। मैं तो मानता हूँ जहाँ तक कि हमारा जो आत्मिक विश्लेषण होता है वो ये बात तय करता है कि आप अपने जो काम है या अपना जीवन है या अपनी दिनचर्या है उसमें कितना नैतिक है। तो समाज को या देश को ग्रोथ करने के लिए, जैसे जापान की बात हम करें, एक जापान की जो जीवन शैली है ना, उस पर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक उनकी जीवन शैली पर एक किताब बनी, पता है आपको? उसको बोलते हैं एक ताई, ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे एग्जैक्टली नाम वर्ड याद नहीं आ रहा है, पर उनकी पूरे जीवन शैली पर एक किताब बनी है कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं। वहाँ कोई भी बच्चा इतना छोटा जो दूसरी 5 साल 4 साल का बच्चा है ना, वो भी कभी टॉफी
टॉफी खा के उसका छिलका सड़क पर नहीं फेंकते, क्योंकि वो उसके संस्कार में शामिल हो गया है, उसकी नैतिकता में शामिल है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें देश को बढ़ाने के लिए जितना मेडिकल का, तो वैसे भी जब देश आज़ाद हुआ टीपी, तो देश में औसत आयु जो थी 36 वर्ष थी। 1947 की बात है। देश की औसत आयु 36 साल थी, मतलब हर आदमी 36 साल से का एवरेज जीवन 36 साल था। तो उसमें कुछ लोग 10 में ही मर जाते थे, कुछ पैदा होते मर जाते थे, कुछ लोग थोड़ा लंबा जीते थे, पर एवरेज औसतन आयु 36 साल थी सिर्फ। आज की डेट में हमारी औसतन लगभग 70 साल है। तो मेडिकल फील्ड में देश ने बहुत काम किया है, बहुत ग्रोथ हुई है। हाँ, उसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ बिल्कुल कुछ नैतिकता का पतन भी हुआ होगा, और हुआ है निश्चित तौर पे, क्योंकि लोगों का जब समाज में हर चीज़ जो होती है, मैं समझता हूँ वो समाज की नज़रिए से निर्धारित होती है। आप देखो राजनीति, जब जो सबसे देश की जो पहली सीढ़ी है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नियम निर्धारण होते हैं, जब वहाँ शुचिता और नैतिकता वहाँ से ख़त्म होनी शुरू होती है, तो फिर वो धीरे धीरे बहते बहते वो आपके घरों तक आ जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे हर आदमी को देश के लिए जो भी बेहतर संभव वो करना चाहिए, और हमें भी मतलब अपने स्तर पे, जो मेरे स्तर पे है, मैं संजय गांधी में हूँ, वहाँ पे जो भी मेरे स्तर पे संभव है, जितनी भी चीज़ें मेरे लेवल पे हैं वो निश्चित तौर पे करनी चाहिए। पर मैंने कहा ना कि किसी भी विधा को ग्रोथ करने के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसमें बहुत सारे लोगों की एक साथ जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपने कहा कि ये चिकित्सा अपना धर्म है, चिकित्सा सेवा अपना धर्म है, इसके साथ नैतिकता जरूरी है। आप चिकित्सा सेवा भी बड़े बखूबी ढंग से कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, उसका पूरा खर्च आप वहन करते हैं। वृक्षारोपण जैसे कामों को आप बखूबी करते हैं, हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते हैं, और इस डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को कैसे निभाते हैं आप? टीपी, ये बात तो वैसे सही है, ये बहुत सारी व्यक्तिगत बात है मतलब, लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे बच्चों को पढ़ाने का जो मेरा काम है ना, वो मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे पसंद है बहुत। व्यक्तिगत तौर पे पसंद इसलिए है कि उनमें कुछ बच्चे जब वो पढ़ते हैं ना, जब वो कहीं सेलेक्ट होते हैं ना, तो जो कुछ मैं हासिल करता हूँ वो हासिल मैं और किसी भी तरह से नहीं कर सकता। मेरे इस साल 13 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो गए, उसमें ठीक कुछ बच्चे मतलब आर्थिक रूप से वाकई बहुत ही पिछड़े थे। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको पढ़ने का एक मौका मिला, जो मैं जीवन की सबसे ज़्यादा, मैं रोटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ किताबों को आज भी टीपी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप रोटी कम खाकर की भी अगर आप किताबें पढ़ लिए तो आपको रोटी तो वापस मिल जाएगी, और आपको साथ साथ जीवन वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी तो हो सकता है रोटी तो मिल जाए, सरकार भी फ्री दे रही है, 5 किलो राशन आज भी फ्री मिल रहा है, देश के 70-80 करोड़ जो भी सरकार का डाटा हो, उसमें लोगों को फ्री तो मिल जाएगा, लेकिन ना उससे देश बढ़ेगा, ना उससे समाज बढ़ेगा, और ना उससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप अगर मुफ्त में सिर्फ रोटी खा करके जी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो बाड़े में जानवर बंधे हुए हैं और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक बहुत ही बेसिक जरूरत है। मैं समझता हूँ चिकित्सा से भी बहुत पहले हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ शिक्षक दिवस जो होता है यहाँ इस देश में, उस दिवस को दुनिया में जितने भी दिवस हैं उनमें सबसे बेहतर तरीके से मनाया जाना चाहिए। शिक्षकों की जो मैं समझता हूँ उनका जो स्थान है वो मुझे लगता है सबसे ऊपर होना चाहिए समाज में। वो समाज के लोग भी उनको बेहतर तरीके से देखेंगे तब जब सरकार उनको इस तरह से मतलब देखे कि शिक्षक हो, चाहे गवर्नमेंट में है प्राइवेट में, लेकिन शिक्षक हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी विधा हो। भले उनके पास अर्थ नहीं होगा, लेकिन जितने भी दुनिया में लोग हुए होंगे निश्चित तौर उन्हें शिक्षकों ने तैयार किया है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। बिना शिक्षा के आप देश की ग्रोथ का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज भी देख लीजिए आप, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर रीवा अब जितने भी हमारे विद्यालय हैं आज भी उनमें बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है टीपी। और ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है, सरकारों में पैसे की कमी ऐसा नहीं है, पर मैं समझता हूँ जो हमारे मुफ्त चीज़ें हम प्रदान करते हैं, जैसे राशन हो गया, ये जो भी चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उस मुफ्त की बजाय हम शिक्षा का
इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देंगे तो वो मुफ्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षित आदमी को जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जिसके अंदर कोई स्किल होगी, वो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ ना कर पाए, है। मैं कहता हूँ टीपी तुम ठीक है, तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर क्या तुम जी नहीं रहे हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी सम्मानजनक नहीं है? तो यार मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं पढ़े होते, चलो तुमको काका भी नहीं आ रहा होता, तुमको भी सीखते, तो तुम आज क्या कर रहे होते? भाई गाँव में खेती बाड़ी करते, किसी और के यहाँ खेत में काम कर रहे होते, या मान लो सूरत गुजरात चले गए होते तो वहाँ फैक्ट्री सेक्ट्री में काम करते हैं अनस्किल्ड लेबर की तरह। लेकिन मैंने कहा पढ़ने का ऐसा नहीं कि आप नौकरी ही कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब है कि आप जीवन को खुलकर जी सकते हैं, जीवन को सोच सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं, देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी थी, इसलिए टीपी हम लोग कोशिश में है, इस साल हम और भी उसको एक्सपेंड करने के उसमें है। जितना मुझसे हो सकेगा हम उसे हर हाल में शिक्षा को बढ़ाएंगे। जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो इस साल आपने देखा रीवा लग रहा था कि जल जाएगा, 48 से 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग हर साल 100 से 150 पेड़ का टारगेट रखते थे, इस साल में 1000 प्लांटेशन टारगेट रखा है। और हमने ज़्यादातर फार्म वहाँ जो भी है कुटुलिया फार्म और इनमें बात की है कि हम ज़्यादातर पौधे खरीदेंगे और इस साल भी हम लोग 1000 पौधे लगाने का टारगेट रखेंगे। हम चाहेंगे कि रीवा का टेम्परेचर जो है वो किसी भी कीमत में 40 से ऊपर जाने ना पाए, वरना समग्र रूप से हम लोग ये जीने लायक रहेंगे नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मतलब आप और चीज़ें करके भी क्या कर लेंगे भाई? बिल्डिंग पर बना के अपने को क्या मिलने वाला है? बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे हमें वो करना ही होगा, नहीं तो जो ऐसे राजस्थान में कुछ जगह टेम्परेचर 50 को पार कर गया था, अगर यहाँ 50 पार कर नहीं पाया तो कुछ लोग ऐसे ही मर जाएंगे बिना किसी उसी के। तो पर्यावरण हमें बचाना ही बचाना है, क्योंकि हमारी ये समग्र जिम्मेदारी है। और जो समग्र जिम्मेदारी होती है उसके प्रति लोग थोड़ा सा लापरवाही से लेते हैं, अरे हो गया हमको क्या करना है अकेले, हमारे अगला आदमी करे, हाँ, और फिर हमारे से क्या फर्क पड़ रहा है, बोले हम नहीं लगाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उस एक एक पेड़ से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो निश्चित तौर पे टीपी हम लोग इस साल अच्छा प्लांटेशन करेंगे, 1000 का हमारा टारगेट है। और पूरा रीवा मिला के कम से कम मैं चाहता हूँ सारे नागरिक मिला के कम से कम 27-28 लाख आबादी हमारी, तो 27-28 लाख पेड़ तो लगे इस साल। इतने पेड़ अगर हमने लगा लिए और उसमें से आधे भी बचा लिए तो समझ लो रीवा का टेम्परेचर कम से कम 4 से 5 डिग्री कम हो जाएगा। देखिए वैसे तो आजकल कानून कुछ और कहता है, वो हमारे मरीजों को कंज्यूमर यानी ग्राहक कहने लगा है और हम लोगों को बोलने लगा है कि हम लोग उनको सेवा देने वाले हैं। पर हमारे ख्याल से ऐसा है कि जो डॉक्टर है वो हम लोग ग्राहकों को सेवाएं नहीं देते हैं, मरीजों को। हम अपने जो भी हमारे समाज के पीड़ित व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके प्रति समानुभूति रखते हुए, एम्पैथी जिसको कहते हैं, कि हम उनके जैसा अपने आप को सोच कर और फिर उनको अपनी सेवाएं देते हैं कि वो हमारे पास कष्ट में, पीड़ा में, दुख में आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से उनका न केवल हम इलाज कर सकें बल्कि जो उनके मन में संताप है उसको भी दूर कर सकें। तो इस विचार से करीब करीब हमें लगता है कि 90% डॉक्टर इसी तरह से सेवाएं देते हैं। अब ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मनुष्य हर कोई है, किसी से कोई गलती हो गई या कभी कभी गलती नहीं भी हुई परंतु कोई घटना दुर्घटना या अन्य प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, उसके कारण कुछ समाज में इस तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं। और आजकल आप लोग तो जानते हैं कि कोई कितना भी अच्छे से करना चाहे कार्य, परंतु अच्छे को बढ़ावा कम मिलता है और बुरे को जो भी हमारे सोशल मीडिया हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या अन्य जो भी हैं उसमें ऐसी घटनाओं को जिनको हम लोग कहते हैं सेंसेशनल है, जिनको लोग पसंद करते हैं देखना, वो ज़्यादा छपती हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो डॉक्टर अभी भी वैसे ही हैं, वैसी ही सेवा करते हैं, कितना अच्छा अचीवमेंट्स हैं उनके। देखिए बड़े बड़े हार्ट के ऑपरेशन रीवा में होने लगे, ब्रेन के ऑपरेशन रीवा में होने लगे और निरंतर आप देखेंगे कई डॉक्टर तो ऐसे हैं कि आप रात को जाएंगे तो रात को मरीजों को सेवा करते मिल जाएंगे। और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनकी सेवा देखिए आप, 24 घंटे, कभी कभी तो 48 घंटे की लगातार ड्यूटी करते हैं। कोई भी इस दुनिया में बताइए किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति जो लगातार 48 घंटे काम करता हो, उसकी सेवाओं को पहचानना, उनको सम्मान देना ये समाज का कर्तव्य होता है। डॉक्टर्स देखिए आपको रीवा में न जाने कितने ऐसे डॉक्टर मिलेंगे, जैसे अभी आपने नाम लिया डॉक्टर राकेश पटेल का, जो कि समाज सेवा भी कर रहे हैं, न केवल अपना चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं बल्कि समाज में भी कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे रक्तदान में हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स कुछ तो ऐसे हैं कि हर बर्थडे पर रक्तदान करते हैं, हर जन्मदिन पर। कितने ही लोग हैं जो वृक्षारोपण
वृक्षारोपण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हम लोग भी काफ़ी काम करते रहे हैं। और इस बार तो इतनी गर्मी पड़ी कि हम लोगों ने निश्चित किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण इस वर्ष हम लोग करेंगे। और ये सबके लिए, पूरे समाज के लिए संदेश है हमारी तरफ से कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, नाती पोते जो आने वाले हैं, उनको हम किस प्रकार की पृथ्वी देकर जाना चाहते हैं, किस तरह का वातावरण देकर जाना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि कल 52 डिग्री टेम्परेचर था तो आने वाले समय में क्या 62 डिग्री टेम्परेचर पे रहेंगे वो लोग? तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके दो ही रास्ते हैं, पेड़ लगाए जाएं और कंक्रीट का उपयोग कम से कम किया जाए। जहां आवश्यक ना हो वहां बिल्कुल कंक्रीट ना लगाई जाए। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे और एज ए पॉलिसी करना शुरू करेंगे, हम तो समाज से बल्कि सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो कंक्रीट का उपयोग कम करें। कंक्रीट बहुत पृथ्वी को गर्म कर रहा है और हम लोग इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। तो वृक्षारोपण तो समाज भी करता है, लोग भी करते हैं, परंतु ये जो उपयोग होता है कि जगह में, शहर में हम लोग बहुत कंक्रीट लगा रहे हैं, वो हम लोग के बस की बात नहीं है। वो तो सरकार को ही रोकना पड़ेगा। कपड़ेल का उपयोग करें, कच्चे मकान बनाएं। तो इस तरह के कुछ नई विधियां हम लोग को ढूंढनी पड़ेंगी जिससे समाज में ये वाली परेशानी हम लोग दूर कर सकें। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि खपड़ेल घर बनाएं, कंक्रीट का कम से कम उपयोग करें, लेकिन जो आधुनिक ज़माने की जो पीढ़ियां हैं, बढ़ती आबादी और बढ़ता कंपटीशन, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित करना चाह रहे हैं। इस दौर में कैसे इसको कंट्रोल करेंगे कि हम लोग कंक्रीट का कम से कम उपयोग करें, खपड़ेल के घर बनाएं, कच्चे घर मकान बनवाएं? ये कैसे संभव है? देखिए, आपको चुनना पड़ेगा कि आप अंधाधुंध विकास करना चाहते हैं या अपनी पीढ़ियों को जीवित रखना चाहते हैं। ये तो जीवन और मरण का प्रश्न हो गया। मतलब हमारे पास अब चॉइस नहीं बची है। अब तो हमको डिसीजन, कठोर जिसको कहते हैं, निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास जगह नहीं है, जब तक हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ना बनाएं तब तक हमारे पास रहने की जगह नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी बनती हैं, परंतु वो भी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और ग्रीन होती हैं, जो कि कार्बन फुटप्रिंट नहीं पैदा करती हैं। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी लेकर आना पड़ेगा, जिसके कारण जब वो आएंगे तभी हम इस पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रख सकेंगे। तो ऐसा कहना नहीं है हमारा कि हम लोग पिछले दुनिया में लौट जाएं और सब लोग गांव में रहने लगे और गांव में रहते हुए भी कच्चे घर और खपड़ेल के घर बनाने लगे। ये तो एक कहने की बात होती है। इसके लिए हमको नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी। दुनिया में कई जगह हैं जहाँ पे लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। दक्षिण भारत में एक होटल है, उस होटल में कहीं पर भी बिजली नहीं लगी ही नहीं है, ना कहीं पंखे ना एसी लगे हैं। उन्होंने डिजाइन ही ऐसी बनाई है कि उसमें हवा भी जाती है, रोशनी भी जाती है, और जहाँ जरूरत पड़ती है तो सोलर एनर्जी से पानी गर्म होता है। तो इस तरह की जब टेक्नोलॉजी थोड़ी कठिन है, महंगी है, हम मानते हैं, पर जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ जाए, अपने बच्चों को बचाने का प्रश्न आ जाए, तो हम क्या करेंगे? ये सबको सोचना पड़ेगा। One of the best university option for student is Anjaneya University कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।